सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, आज जैसे कि हमने पहले ही आपके साथ एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो हमारा यूपीएससी का सीबीआई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के असिस्टेंट लीगल एडवाइजर, कंपनी प्रोसिक्यूटर, इन सारे वैकेंसीज को लेके जो अब एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जिसकी डेट 11 जनवरी नोटिफाई की गई है, उसको लेके जैसे प्रिपरेशंस अब आपको करनी है। 40 to 45 डेज का हमारा जो प्लान है, उसके अंदर टेस्ट सीरीज को लेके भी मैंने अनाउंसमेंट्स कर दी थी। जितने भी कैंडिडेट्स टेस्ट सीरीज को लेके आप इंक्वायरीज कर रहे हैं, आप सभी लोगों को व्हाट्सएप पे जो आपका कंसर्न शेड्यूल है वो मिल रहा है, और उसके साथ साथ स्टडी शेड्यूल, जो लोग अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो स्टडी शेड्यूल भी देख सकते हैं, और उसमें हमने डिटेल में चर्चा की है कि कैसे आप लोग अपनी प्रिपरेशंस को कैरी ऑन कर सकते हो। लेकिन आज जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग बहुत जल्दी इसकी क्लासेस भी शुरू कर देंगे, तो आज जो है हम फर्स्ट क्लास आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसमें हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके ऊपर आज डिस्कशंस होंगी, और आज का जो आपकी क्लास है दैट इज द फर्स्ट क्लास दैट वी आर गोइंग टू हैव। आज की क्लास जो है ये फ्री क्लास है सभी कैंडिडेट्स के लिए, जितने भी लोग यूपीएससी के एग्जाम में इस बार ये जो पीपी और एपीपी का एग्जाम है सीबीआई का, इसके लिए बैठ रहे हैं। इसके आने वाले समय में हम लोग और भी रेगुलर बेसिस पे हमारी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पे अपडेट होती रहेंगी। सो जितने भी लोगों ने अभी तक हमारा मेंबरशिप नहीं लिया है वो हमारे मेंबरशिप ले सकते हैं यूट्यूब के चैनल पे, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो एक्सेस हो जाएं और आप सारे लेक्चर्स एक एक करके गो थ्रू करें, ताकि आपका विद इन द कमिंग 40 डेज आपका जो कंसर्न एग्जाम है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। सो आज का जो क्लास है ये सभी लोगों के, जैसे मैंने कहा, कि रहेगा, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर मैं आज आपके साथ डिस्कशंस करने वाला हूँ। देखो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जहां तक बात है, ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत एक टेक्निकल काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, और जहां तक इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात है, मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को जो एजेंसी इंप्लीमेंट करती है दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, राइट, और ईडी का आप सभी लोगों ने नाम भी सुना ही होगा। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज इस लॉ के अंदर हैं। रीजन बीइंग, जैसे बहुत बार एक टर्म यूज होती है शेड्यूल्ड ऑफेंस, एडजुडिकेशन अथॉरिटी, एपलेट ट्राइब्यूनल, एफएटीएफ, इस तरह के कुछ एक टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है, या क्रॉस बॉर्डर थिंग्स। तो ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स को एक लेमैन के लिए समझना भी मुश्किल है, और उसके साथ साथ इवन जो लॉ बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं आप लोगों के लिए भी, क्योंकि इसकी टेक्निकलिटीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नाउ द पॉइंट इज कि हम लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से ही आज पहली क्लास क्यों शुरू की है, उसके पीछे एक छोटा सा कारण है कि आप लोग समझ पाएं कि किस टेक्निकलिटी को हम ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस लेने वाले हैं, ताकि आने वाले जो अगले हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, जो सेशंस होंगे, उसमें भी हम क्या आपको डिलीवर करेंगे, वो सारी चीजें आपको पता लगे। जहाँ तक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात है, मैंने जैसे आपको पहले भी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं आप लोग जानते ही हैं कि मैं खुद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के साथ एसोसिएशन में रहा हूं, और हमने इस एजेंसी के कामकाज को समझा है, कैसे अथॉरिटीज़ काम करती हैं, क्या पूरा प्रोसेस है, कोर्ट में कैसे काम होता है, एंड वी हैव सीन दैट थिंग इन द प्रैक्टिकल वे। सो आप लोगों को बहुत एक क्लियर कट तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो समझाने की हमारी कोशिश रहेगी। और मैंने बहुत सारे और भी कैंडिडेट्स देखे, लेकिन मुझे लगा कि उस तरीके से जो इस सब्जेक्ट की डिमांड है, उस तरीके की क्लेरिफिकेशन जो है वो नहीं मिल पा रही है कैंडिडेट्स को, इसीलिए आज जो है पीएमएलए से पहला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो आज हम शुरू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब एक एक करके मैं आपको चीजें बताता हूं। देखो, जो आपका यूपीएससी का जो एग्जाम ये इस बार होना है, एग्जाम में कभी कभी टेक्निकलिटीज आती हैं, ऐसे कुछ सवाल आ जाते हैं, तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है। आज की क्लास क्योंकि इंट्रो क्लास है, जिसमें हम बहुत कुछ सेक्शंस जो हैं वो कवर कर लेंगे, लेकिन कल के सेशंस में हम लोग केस लॉज के साथ और बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस जो हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, एंड दोज हु आर अटेंडिंग एनी ऑफ द सेशन ऑन द ए प्लस लॉ अकेडमी चैनल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ए प्लस लॉ अकेडमी, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, लॉ ऑफिसर्स एग्जाम, एडीए एग्जाम्स की प्रिपरेशंस जो है वो हम लोग करवाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम दोनों माध्यम से करवाते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम आगे वेस्ट किए कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसको लेके किन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली क्योंकि हमें एमसीक्यूज को ध्यान में रखते हुए इन क्लासेस को टेकअप करना है। सो इफ यू पीपल सी, जो इसका इंट्रो पार्ट है, जो पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट है, उससे लेके क्या क्या सवाल जो है वो बन सकते हैं। सो एज इट इज रिटन, मनी लॉन्ड्रिंग पोजेस अ मेजर थ्रेट टू द फाइनेंशियल सिस्टम, नेशनल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। टू एड्रेस दिस, द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड इंडिया रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन।
अब क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि आपने अगर कोई भी ऑफेंस किया, ऑफेंस से कोई पैसा जनरेट किया है, तो उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से या प्रोसीड्स ऑफ मनी के नाम से जो है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के नाम से जो है डिनोट करते हैं। नाउ एक चीज मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं। देखो होता क्या है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम कैसे करती है वो मैं आपको बताता हूं। कि जैसे कोई भी ऐसे, लेट सपोज कोई आईपीसी के अंदर ऑफेंस हुआ, एनडीपीएस एक्ट के अंदर ऑफेंस हुआ, वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर ऑफेंस हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर किसी व्यक्ति ने अपराध किया, सो दैट इज द शेड्यूल्ड ऑफेंस। उसको शेड्यूल्ड ऑफेंस इसलिए कहा जाता है, अगर आप लोगों के पास बेयर एक्ट है पीएमएलए का, तो आप अगर देखेंगे तो सेक्शंस के बाद एक शेड्यूल आता है जिसमें देयर आर 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो वो जितने भी ऑफेंसेस उस शेड्यूल में आपको मिलेंगे, वो सारे ऑफेंसेस जो हैं वो शेड्यूल्ड ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब अगर कोई भी ऑफेंस शेड्यूल्ड ऑफेंस की कैटेगरी में है, शेड्यूल्ड ऑफेंस मतलब जो पीएमएलए के बेयर एक्ट के लास्ट में शेड्यूल है, शेड्यूल में जो अपराध लिखे गए हैं, अगर उसमें से कोई भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया और उस ऑफेंस से कुछ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट करी, कुछ पैसा जनरेट किया, सो उसी को हम कहते हैं कि इट इज मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए कानून बनाया गया। अब ये कानून जब बनाया गया तो इट इज बेसिकली क्योंकि कोई व्यक्ति अपराध करके पैसा कमा रहा है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट कर रहा है, तो उसी को लेकर रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत थी। सो पीएमएलए आने से पहले देयर वर सर्टेन इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स विच वर देयर, और जिनकी वजह से हमारा पीएमएलए का जो कानून है ये हमारे सामने आज इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। सो जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि यूनाइटेड कन्वेंशंस अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988, इस कन्वेंशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी विच कॉल्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ड्रिंग ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रोसीड्स एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ द एसेट्स। तो इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के अंदर भी ये पॉइंट था कि जी जितने भी ड्रग से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते हैं, उससे जो लोग पैसा कमाते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ड्रिंग ऑफ द ड्रग रिलेटेड प्रोसीड्स इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज बेसल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, जिसमें गाइडलाइंस दी गई कि जो बैंक्स हैं आपके, वो कैसे डिटेक्ट करेंगे कि किसी व्यक्ति ने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की है या नहीं, और उसको प्रिवेंट कैसे किया जाएगा। तो ये गाइडलाइंस बेसल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स जो थे हमारे 1989 के हैं। उसके बाद एफएटीएफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क फोर्स की बात करता है, जिसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको हम कहते हैं, 1989 का ये एफएटीएफ का कॉन्सेप्ट है, जिसमें 40 रिकमेंडेशंस जो थी वो दी गई थी, जिसमें से मनी लॉन्ड्रिंग को लेके कुछ रिकमेंडेशंस थी, जिसमें क्रिमिनलाइजिंग मनी लॉन्ड्रिंग, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ द सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मेकिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं ये आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखने कि एफएटीएफ की कौन सी ऐसी रिकमेंडेशंस थी जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड है। सो इट इज क्रिमिनलाइजिंग मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनलाइज किया जाए, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, तो कोई भी अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगती है तो बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई कि आप इसको रिपोर्ट करें। अगर कोई भी व्यक्ति ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट किए हैं तो उसको कॉन्फिस्केट किया जाए, जो भी प्रॉपर्टीज एटसेट्रा है उसको जो है सरकार जब्त करे। मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस बनाया जाए, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करके विदेश में भाग जाए तो उसको वापस बुलाने का हमारे पास तरीका हो। जैसे बहुत सारे अभी रिसेंट में हम केसेस देख रहे हैं, तो उसी को लेके ये चीज है। और इसके साथ साथ प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन। अब इसके बाद 2 और चीजें जो हमें यहां पे ध्यान में रखनी है। एक कन्वेंशन है दैट इज यूनाइटेड नेशन पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1990, इसका भी आपने ध्यान रखना है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मनी लॉन्ड्रिंग, यूनाइटेड नेशंस पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1990, जिसमें दे हैव स्टेटेड कि कॉल्स ऑन स्टेट टू प्रिवेंट यूज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये एक पर्टिकुलर डिक्लेरेशन जो है 1990 में आई, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी जो ड्रग रिलेटेड जो मनी लॉन्ड्रिंग्स हैं, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लोग जनरेट करते हैं, उसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगानी जरूरी है। इसके बाद द लास्ट वन इज ऑफ 1998, जिसमें यूनाइटेड नेशंस स्पेशल सेशन डिक्लेरेशन है जो 1998 का है, यूनाइटेड नेशंस स्पेशल सेशन डिक्लेरेशन 1998, which stressed the global cooperation to combat money laundering and India is a signatory to that। तो आपको एक सवाल आ सकता है आपके इस एग्जाम में कि क्या इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन स्पेशल सेशन डिक्लेरेशन के अंदर सिग्नेटरी है या नहीं। द आंसर इज यस। तो ये कुछ एक चीजें जो हैं आपने ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद अगला सवाल उठा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जरूरत क्या है। सो एज इट इज मेंशन्ड, टू इनैक्ट द कॉम्प्रिहेंसिव लॉ एड्रेसिंग that is to prevention of money laundering, confiscation of the proceeds of crime, setting up enforcement agencies and international cooperation mechanism जो है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है इसकी रिक्वायरमेंट रही है। अब इसके बाद
मनी लॉन्ड्रिंग को लेके जो इसका जो एक्ट है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कब बिल पास हुआ, कब लॉ बना, कब इसकी इन्फोर्समेंट आई, तो ये कुछ चीजें आपके ध्यान में होनी जरूरी हैं। तो उसको लेके मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। जैसे कि जो बिल है वो दोनों हाउसेज में पास हुआ था और प्रेसिडेंशियल असेंट जो है वो मिला था 17 जनवरी 2003 को, 17 जनवरी 2003। और इसके बाद जो इस लॉ की इन्फोर्समेंट हुई है वो हुई है 1 जुलाई 2005 को। तो ये दोनों ही डेट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द प्रेसिडेंशियल असेंट that is on 17th January 2003 as well as the date of enforcement that is 1 July 2005। तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब यहां से कुछ छोटे छोटे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे कुछ MCQs रखे हैं, और हर टॉपिक के बाद हम लोग क्लासेस में क्या करेंगे, जितने भी लोग हमारी इन क्लासेस को सुनेंगे तो हम हर टॉपिक को, जैसे हम कोई भी 1 या 2 चैप्टर्स हमने डिस्कस किए, उसके बाद क्या पॉसिबल MCQs बनते हैं उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तो जैसे अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसमें ये सवाल आ सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो कब इन्फोर्समेंट में आया, तो दैट इज 1 जुलाई 2005। अगला एक सवाल है कि Which international body issued 40 recommendations forming the basis of anti-money laundering law? कौन सी ऐसी एजेंसी है जिससे इंटरनेशनल बॉडी है जिसने 40 रिकमेंडेशंस दी थी जिसमें से मनी लॉन्ड्रिंग को लेके जो है कुछ चीजों की बात की गई। सो अभी मैंने आपको बताया इट इज FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसने 40 डायरेक्शंस जो थी वो दी थी। इसके बाद अगला आपसे सवाल आ सकता है कि जी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने अपनी रिपोर्ट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग बिल को लेके कब पास करी थी, तो ये 4 मार्च 1999 को जो है स्टैंडिंग कमेटी ने ऑन फाइनेंस ने अपना रिपोर्ट बना दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेके जो कानून है उसकी ज्यादा जरूरत रहेगी। तो ऐसे कुछ सवाल आपके सामने आ सकते हैं। इसके बाद अगला एक सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, इनमें से कौन सी चीज जो है स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं थी। डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड अ पर्सन, तो ये इसमें कहा गया था, स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था। द वर्ड टू बी इंसर्टेड दैट इज नोइंगली इन द डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी था। रिमूव ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक टू रिपोर्ट ट्रांजेक्शंस, हाँ ये जो है इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन, तो ऑप्शन रहेगा आपका आंसर नंबर C। तो ऐसे कुछ सवाल आपको जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो कि भी बेसिक सवाल है। अभी हमने कोर क्वेश्चनिंग जो है वो नहीं देखी है, BREC में भी हम ज्यादा नहीं गए, लेकिन बेसिक इंट्रो पार्ट से आपको कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला जैसे सवाल है कि अंडर द इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स विच कन्वेंशन कॉल्स द कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रग क्राइम्स, तो यूनाइटेड कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स, बेसल कन्वेंशन या पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन, तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर B, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स। तो ये सवाल एक आपका बन सकता है। इसके बाद अगला सवाल है विच प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट वाज इशूड इन 1989 टू गाइड बैंक्स ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज, तो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट बना था जिसने बैंक्स को डायरेक्शन दी थी कि आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग्स को लेकर जो भी चीजें उसको रिपोर्ट करोगे और इवन प्रिवेंट भी करोगे, तो इट वाज बेसल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। अभी ऊपर मैंने आपको बताया भी था, बेसल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स जो हैं वो इस चीज को लेके पास हुए थे। इसके बाद अगला जो आपका सवाल बनता है कि PMLA जो है उसको प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिला था। सो PMLA को जो प्रेसिडेंशियल असेंट है दैट वाज गिवन ऑन 17 जनवरी 2003। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशनल प्रोविजन प्रपोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो इट इज द बिल कंडीशंस वर रिलैक्स्ड फॉर माइनर्स, वुमेन और सिक और इन्फर्म पर्सन्स। तो ऐसे कुछ सवाल जो हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये एक जर्नल इंट्रो पार्ट है जो इसके ऑब्जेक्ट और रीजंस में से, जो कोई भी कानून आप पढ़ोगे उसके ऑब्जेक्ट एंड रीजंस हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां से ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद अगला जो हमारा डिस्कशन रहेगा दैट इज ऑन द लॉ। अब हम कानून के अंदर एंटर करेंगे, वन बाय वन आई विल बी टेकिंग अप द पॉइंट्स की कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, किन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। अब जहां तक पर्पस है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, तो अगर आप इसका प्रियम्बल पढ़े, शॉर्ट टाइटल पढ़े, तो वहां से ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 aims to number 1 prevent money laundering, number 2 is provide for confiscation of property involved in the money laundering, and the third one is enable actions connected or incidental to these objectives। तो basically money laundering act क्यों बनाया गया, that is to prevent the money laundering, and number 2 is to provide for confiscation of property involved in the
मनी लॉन्ड्रिंग, कोई भी व्यक्ति ने अगर कोई प्रॉपर्टी जनरेट की है एंड इट वाज डन थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से प्रॉपर्टी जनरेट की, तो उसको कॉन्फिस्केट करने का काम जो है वो हमारी सरकार का रहेगा और पीएमएलए इज द लॉ विच इज गवर्निंग दैट। इसके बाद इंटरनेशनल बैकग्राउंड मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया, दो यहाँ पे कन्वेंशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इसके आपको फर्स्ट पार्ट में ही मिल जाएगा बियर एक्ट के। इट इज बेस्ड अपॉन द यूनाइटेड नेशन पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1990 और दूसरा यूनाइटेड नेशन स्पेशल सेशन ऑफ पॉलिटिकल डिक्लेरेशन 1998। तो इनका भी आपने ध्यान रखना है बिकॉज एज इंडिया इज अ मेंबर टू दीज पर्टिकुलर डिक्लेरेशंस, तो इट इज कंसीडर्ड इज नेसेसरी टू इनैक्ट द नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। तो ये दो कन्वेंशन जो हैं, डिक्लेरेशंस जो हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। नंबर वन इज यूनाइटेड नेशंस पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1990 एंड द अदर वन इज यूनाइटेड नेशंस स्पेशल सेशन पॉलिटिकल डिक्लेरेशन 1998। इनका आपने ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके शॉर्ट टाइटल की, इसके टेरिटोरियल एक्सटेंशन की और साथ में इसके कमेंसमेंट की, वो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया। तो दिस लॉ एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। इसका जो नाम है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इस लॉ को इन्फोर्स किया गया 1 जुलाई 2005 को। तो ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आगे की जो हमारी एरिया है, जो डेफिनेशंस का पार्ट है, उसमें जाने से पहले मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर समझा देता हूं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कैसे काम करता है, फिर एक एक करके आपको प्रोविजन समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप इसके साथ साथ अब जो है मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे पीएमएलए जो है वो काम करता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कैसे काम करती है, ताकि आप जब अथॉरिटीज की बात पढ़ोगे, बाकी चीजें समझोगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जितने भी लोग हमारे A+ लॉ अकेडमी के चैनल पे पहली बार आए हैं, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए, हम पीएमएलए की बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर अलग अलग अथॉरिटीज की बात आपको मिलेगी, तो मैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको दे देता हूं, वो स्ट्रक्चर आप समझिए, फिर टाइमलाइंस और वो सारी चीजें जो फिर हम एक एक करके डायरेक्ट के प्रोविजंस में आएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए होता क्या है, लेट सपोज देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, और इस व्यक्ति ने जो है कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस जो है वो कमिट किया। अब शेड्यूल्ड ऑफेंस आप लोग समझ गए होंगे, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि पीएमएलए के लास्ट में शेड्यूल में कुछ ऑफेंसेस हैं, कुछ कानूनों की बात है, जिसमें एनडीपीएस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी, ये एनडीपीएस एक्ट आपका आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ऐसे बहुत सारे कानून, इमोरल एक्टिविटीज एक्ट, ऐसे बहुत सारे कानून जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। नाउ अगर किसी भी व्यक्ति ने वैसा कोई भी अपराध किया है और उस अपराध के अंदर उसका कोई मुकदमा चल रहा है और उस व्यक्ति ने उस चीज से, उस ऑफेंस को कमिट करने के साथ साथ कुछ पैसा जनरेट किया, जिसको हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के नाम से डिनोट करते हैं, और उस पैसे से कोई प्रॉपर्टी जनरेट की है या वो पैसा उसके एक बैंक में है, तो उसको लेके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो एक ECIR लॉन्च करती है। ECIR को टेक्निकल टर्म्स में इन्फोर्समेंट कंप्लेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं, इट इज इन्फोर्समेंट कंप्लेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके बाद जब ECIR रजिस्टर हो गई तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, जिसमें जनरली जो भी हमारा तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, जो जनरली हमारे CRPC या BNSS में आप लोग पढ़ते हैं कि दे कैन गो फॉर द अरेस्ट, दे कैन गो फॉर सीजर, सर्च, वो सारी चीजें कर सकते हैं वंस द ECIR इज लॉन्च्ड। तो जैसे पुलिस वाले FIR दर्ज करते हैं, ED जो है वो ECIR लॉन्च करती है। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुआ, सो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो हैं वो अपना सर्च, सीजर, अरेस्ट वाले काम जो शुरू कर देंगे, एंड दे विल ट्राई टू फिगर आउट कि क्या इस कंसर्न्ड मिस्टर एक्स ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को जनरेट की हैं या नहीं, इसके बैंक में कितना पैसा है, बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने का काम किया जाएगा, कितनी प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीजें टटोली जाएंगी, ढूंढी जाएंगी। और उसके बाद लेट सपोज देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज और देयर इज सर्टेन मनी और बैंक अकाउंट, कुछ भी ऐसी चीजें मिल गई जो हमें लगता है कि ही हैड जनरेटेड दिस फ्रॉम अ क्राइम, जिसको हम प्रोसीड ऑफ क्राइम के नाम से डिनोट करते हैं। सो ऐसा होते ही इस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी को जो है अथॉरिटी अटैच कर लेगी। अटैच करने की पावर किसके पास है, वो सारा कुछ पीएमएलए के अंदर लिखा हुआ है, डिप्टी डायरेक्टर या उससे ऊपर के जो भी लोग हैं उनके पास अटैचमेंट की पावर होती है। एक बार जैसे अटैचमेंट हो गया तो ये अटैचमेंट किसने किया, ED ऑफिसर ने किया। ED ऑफिसर, ये अटैचमेंट जो है
180 डेज तक वैलिड रहता है, लेकिन इसके बीच में कुछ कुछ छोटे छोटे काम करने होते हैं। जैसे कि जब ये अटैचमेंट हुआ तो अटैचमेंट होने के बाद अगले 30 डेज में आपको जो है ये अटैचमेंट कंफर्म करवाना होता है। जैसे ईडी ने अटैच कर ली प्रॉपर्टी, अटैच करने के बाद विद इन 30 डेज आपको ये कंफर्म करवाना है, एंड द कंफर्मेशन इज टू बी डन बाय एडजुडिकेशन अथॉरिटी। आपको बहुत जिन भी लोगों ने पीएमएलए अपने आप पढ़ने की कोशिश की थी या समझे थे, तो वहां पे आपको मिलेगा एडजुडिकेशन अथॉरिटी। सो एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है उसके पास मैटर 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करना है। फिर 30 डेज में जब मैटर फाइल हो गया तो एडजुडिकेशन अथॉरिटी फिर उस पर कार्रवाई करती है, जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर अथॉरिटी को यह बताते हैं कि उन्होंने अटैचमेंट जो किया है वो प्रॉपर है एंड इट इज रिक्वायर्ड, और वहीं पे जो ऑपोजिट पार्टी जो इस केस में रिस्पोंडेंट है वो कहेंगे कि ये अटैचमेंट जो है ये नहीं होना चाहिए। तो एडजुडिकेशन अथॉरिटी एक मेंबर जो है उसमें बैठते हैं और वो प्रॉपर, जैसे हमारा कोर्ट चलता है वैसे एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है उस तरह से काम करती है। इट इज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी यू कैन से। और एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करती है कि क्या इसको कंफर्म करें या ना करें। अगर जो अटैचमेंट है अगर कंफर्म हो जाती है तो इसको फिर चैलेंज किया जा सकता है एपिलेट ट्राइब्यूनल्स के अंदर। जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एपिलेट ट्राइब्यूनल है हमारे दिल्ली में, वहां पे इसको लेके अपील फाइल हो जाती है। और ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये किस चीज के लिए हैं? दैट इज फॉर द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके साथ साथ जो क्रिमिनल केस है वो हमारी कोर्ट्स में चलता है। तो क्रिमिनल केस जो भी उसने ऑफेंस किया उस ऑफेंस को लेके उसका जो है कंप्लेंट दर्ज होगा। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद आप जो है कोर्ट में उसकी कार्रवाई चलाओगे, ईसीआईआर लॉन्च करोगे, फिर एक चार्जशीट सबमिट होगी, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई जो हमारा क्रिमिनल प्रोसेस कहता है उस तरीके से चलेगा। सो ये कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों को सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि जी पीएमएलए काम करता कैसे है, ईडी काम कैसे करती है, क्या पूरा प्रोसेस है, एंड दिस इज द फॉर्मेट विच आई हैड मेंशन यू पीपल। इस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करती है। अब वापस बात करते हैं कि डेफिनेशन क्लॉज के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आप लोग अपने अपने बेरेक्स में मार्किंग जरूर कीजिएगा। जो भी डेफिनेशंस का मैं रेफरेंस यहां पे दे रहा हूं सेक्शन नंबर 2 के अंदर, उन डेफिनेशंस को आपने जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें सबसे पहली जो जैसे यहां पे अथॉरिटीज के लिए 3 डेफिनेशंस आ रही हैं। एक तो एडजुडिकेशन अथॉरिटी, तो सेक्शन नंबर 6 में हमें मिल जाएगा एडजुडिकेशन अथॉरिटी क्या है। एपिलेट ट्राइब्यूनल सेक्शन नंबर 25 में मिलेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर जो है वो सेक्शन नंबर 49 में हमें पता लग जाएंगे। तो ये 3 आपको मैंने जैसे अथॉरिटीज की बात करी। इसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स है जैसे रिपोर्टिंग एट एंटिटीज और रिलेटेड टर्म्स क्या क्या है। तो बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग कंपनी जो है इट इंक्लूड्स कोऑपरेटिव बैंक्स ऑल्सो। तो आपने अपने बेरेक्स के अंदर भी ये मार्किंग कर देनी है कि बैंकिंग कंपनी में, बैंकिंग कंपनी जो है इट इज अ डेफिनेशन गिवन एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड इट इंक्लूड्स कोऑपरेटिव बैंक्स ऑल्सो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो उसमें आपने ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। तो जितने भी हमारे एनबीएफसीज होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो होते हैं वो आ जाएंगे, चिट फंड आ जाएंगे, हाउसिंग फाइनेंस आ जाएंगे, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, फिर ऑथराइज्ड पर्सन, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, इवन डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट। ये सब अथॉरिटीज जो हैं या ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, कॉर्पोरेशंस जो हैं, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टर्म के अंदर कवर होती हैं। इसके बाद तीसरा आता है टर्म यहाँ पे इंटरमीडिएरी। तो इंटरमीडिएरी क्या है? जैसे सेबी, तो सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज जो हैं जिसमें आपके स्टॉक एक्सचेंज या डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ऐसे जो अथॉरिटीज हैं इनको इंटरमीडिएरी के नाम से डिनोट किया जाता है। इसके बाद रिपोर्टिंग एंड एंटिटी की रिपोर्ट कौन करेगा? तो बैंकिंग कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट कर सकते हैं, इंटरमीडिएरी रिपोर्ट कर सकती है, या फिर जो भी डेजिग्नेटेड बिजनेस प्रोफेशन है वो रिपोर्ट कर सकता है कि जी ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति ऐसी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग लगता है कि यहाँ पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट हो रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज जो है वो रिपोर्टिंग आइडेंटिटी जो है वो बताएगी। इसके बाद अगली जो डेफिनेशन है वो है क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर की। देखो होता क्या है कि लेट सपोज कि एक व्यक्ति ने कोई भी क्राइम कमिट किया, उस क्राइम से उसने पैसा जनरेट किया। अब अगर वो उस पैसे से अपने आप प्रॉपर्टी एटसेट्रा खरीदता है तो वो उसमें जल्दी फंसेगा। तो उसने क्या किया, वो पैसा किसी और को दिया और दूसरे व्यक्ति ने जो है कोई प्रॉपर्टीज एटसेट्रा अपने नाम पे परचेज करी। एंड अल्टीमेटली ऐसे सिनेरियो में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक क्लाइंट और दूसरा बेनिफिशियल ओनर। तो क्लाइंट का मतलब यहां पे क्या है? तो क्लाइंट इज मीन्स अ पर्सन engaged in financial transaction with reporting identity including the real party on whose behalf activity is conducted। तो अगर एक व्यक्ति ने कोई भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट करी, उसने दूसरे व्यक्ति को कहा कि ये पैसा लो और इस खाते में जमा करवा दो, तो जिसको वो पैसा हैंडओवर किया गया दैट इज अ क्लाइंट।
और वो जो रिपोर्टिंग आइडेंटिटी है उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है। और रिपोर्टिंग आइडेंटिटी अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा जिसमें बैंक, एनबीएफसी, चिट फंड एक्सेट्रा ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद बेनिफिशियल ओनर कौन है? वो व्यक्ति जो अल्टीमेटली क्लाइंट को कंट्रोल कर रहा है, वो व्यक्ति जो सारा ये पैसा जो है उसको ओन करता है। सो बेनिफिशियल ओनर मींस इंडिविजुअल हु अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल्स अ क्लाइंट और एक्सरसाइजेज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर अ जुडिशियल पर्सन। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके बाद अगली जो डेफिनेशन पी से आती है दैट इज प्रॉपर्टी एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आएगी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एमसीक्यू। तो प्रॉपर्टी में इट इंक्लूड्स एनी एसेट दैट इज टैंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, कॉर्पोरियल एज वेल एज इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज। तो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो है टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, सारी प्रॉपर्टीज यहां पे कवर्ड हैं। एंड इंक्लूड्स प्रॉपर्टी यूज्ड इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मैं बार बार यूज कर रहा हूं एक वर्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरल भाषा में अगर हमें समझना हो तो आपने क्राइम करके जो पैसा कमाया उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के नाम से डिनोट किया जाता है। लेकिन अगर टेक्निकल डेफिनेशन अगर आप देखें तो इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, देखिए एनी प्रॉपर्टी डेराइव्ड फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू ए शेड्यूल्ड ऑफेंस, इसको प्रोसीड ऑफ क्राइम कहा जाएगा। अगर आपने कोई भी व्यक्ति जिसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कमिट करके कोई भी ऐसा शेड्यूल्ड ऑफेंस कमिट किया, क्रिमिनल एक्टिविटी करी जिससे उसने कोई भी प्रॉपर्टीज जनरेट की हैं। ए नाम का व्यक्ति उसने कोई ऑफेंस कमिट किया शेड्यूल्ड ऑफेंस, और शेड्यूल्ड ऑफेंस से उसने पैसा कमाया या उसको कोई प्रॉपर्टी मिली, तो उस प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी मानेंगे? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की कैटेगरी में हम उसको ले जाएंगे। इसके बाद इंक्लूडिंग इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी इन इंडिया और अब्रॉड, तो चाहे प्रॉपर्टी इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो दोनों कवर हो जाती हैं। एंड इंक्लूड्स प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली लिंक्ड टू द शेड्यूल्ड ऑफेंस। ये बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे साथ में आ जाती है कि जो शेड्यूल्ड ऑफेंस से इनडायरेक्टली जो आपने साथ में प्रॉपर्टीज रिलेट कर रखी है वो सारी प्रॉपर्टीज भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की कैटेगरी में फॉल करती हैं। इसके बाद अगला एक सवाल आता है कि जी शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होगा? डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, मैंने आपको जनरली भी समझा दिया कि शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होता है। लेकिन जहां तक शेड्यूल्ड ऑफेंस की बात है तो एन ऑफेंस लिस्टेड इन शेड्यूल ऑफ द पीएमएलए, उसमें पार्ट ए ऑफेंसेज हैं। पार्ट ए में जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे पैराग्राफ्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे पीएमएलए के अंदर। जो शेड्यूल है उसमें जैसे बहुत सारे कानूनों की बात आपको मिलेगी, आईपीसी आपको मिलेगा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आईपीसी आपको मिलेगा, वाइल्ड लाइफ एक्ट आपको मिलेगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, इस तरह से एनडीपीएस एक्ट, बहुत सारे कानून आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। वो सारे कैटेगरी ए जो इसका पार्ट ए है, पार्ट ए ऑफेंसेस में जाते हैं। इसके बाद पार्ट बी ऑफेंसेस, तो पार्ट बी ऑफेंसेस कस्टम्स एक्ट से रिलेटेड है इन विच द वैल्यू ग्रेटर देन 1 करोड़। इसके बाद पार्ट सी ऑफेंसेस आगे क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस वाले जो ऑफेंसेस हैं, जो क्रॉस बॉर्डर मतलब इंटरनेशनल कैटेगरी के जो ऑफेंसेस आ रहे हैं वो पार्ट सी में आएंगे। इसके बाद जो बाकी की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उसमें एक अटैचमेंट का डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। जब भी कोई प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी तो उसको ट्रांसफर करना या उसको उसकी मूवमेंट जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन क्या है? तो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस वेयर प्रोसीड्स आर ट्रांसफर्ड अब्रॉड और ब्रॉट इनटू इंडिया। कोई भी ऐसा ऑफेंस जो शेड्यूल ऑफेंस हुआ उससे प्रोसीड्स जनरेट हुई और वो प्रोसीड्स या तो अब्रॉड भेजी गई या अब्रॉड से इंडिया लाई गई। इसके बाद पेमेंट सिस्टम और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर क्या है? दैट सिस्टम इनेबलिंग डिजिटल ट्रांसफर ऑपरेटर में इंक्लूड ओवरसीज प्रिंसिपल ऑल्सो। तो अलग अलग तरीके से कोई भी ऐसा तरीका जिससे पेमेंट्स की गई हैं वो यहाँ पे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के अंदर जो है वो टर्म कवर हो जाती है। जैसे डिजिटल ट्रांसफर या ओवरसीज जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं जिस माध्यम से हो रहे हैं उसको यहाँ पे कवर किया जा रहा है। इसके बाद द वर्ड पर्सन, तो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, फर्म्स, कंपनी। इसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस एंड वेल एज देयर एजेंसीज एंड ऑफिसेज। इसके बाद अगला जो डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रियल एस्टेट एजेंट, प्रीशियस मेटल, प्रीशियस स्टोन जो है वो सारी चीजें भी जो हैं यहां पे कवर होंगी। इसके बाद एज फार एज द वर्ड ट्रांसफर, जैसे पीएमएलए की डेफिनेशंस में ट्रांसफर वर्ड यूज हुआ है, तो ट्रांसफर का मतलब क्या है? सो ट्रांसफर मींस कन्वेइंग द प्रॉपर्टी और कन्वेइंग द राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सेल, मॉर्गेज, प्लेज, गिफ्ट एटसेट्रा। तो किसी भी माध्यम से अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है तो वो सारी चीजें यहाँ पे ट्रांसफर की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड रहेंगी। तो ये सारी डेफिनेशंस आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। डेफिनेशंस बहुत ज्यादा हैं पीएमएलए के सेक्शन नंबर 2 के अंदर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उनका आपने खास ध्यान रखना है। जितनी भी डेफिनेशंस यहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस करी अभी, उन सारी डेफिनेशंस में आपने क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कौन से क्लॉजेज हैं, कौन से क्लॉज में कौन सी डेफिनेशन है, ये
कुछ जर्नल बातचीत आपने जो है ध्यान में रखनी है और इन चीजों को रिलेट भी करके रखना है। अब इससे कुछ एमसीक्यूज जो आते हैं कि जी पीएमएलए कहां पे अप्लाई होता है, सो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। मेन इन्फोर्समेंट डेट जो है वो पीएमएलए की वो कब की है, सो इट इज 1 जुलाई 2005। विच अथॉरिटी अपॉइंट्स एडजुडिकेशन अथॉरिटी, सो कौन सी अथॉरिटी एडजुडिकेशन अथॉरिटी अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूड व्हाट, सो इट इंक्लूड्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस इवन अब्रॉड। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी जो शेड्यूल ऑफेंस से रिलेटेड है उससे आपने कमाई, वो सारी प्रॉपर्टीज यहां पे आएंगी, इवन द प्रॉपर्टीज विच आर देयर सिचुएटेड इन अब्रॉड। इसके बाद रिपोर्टिंग एंटिटी में कौन कौन आएगा, सो ओनली बैंक नहीं, ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं, लेकिन बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएरी, डेजिग्नेटेड बिजनेस, प्रोफेशन एटसेट्रा, ये सब जो है रिपोर्टिंग एंटिटी में फॉल करते हैं। इसके बाद शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या है, तो शेड्यूल्ड ऑफेंस में ऑफेंसेस इन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो ये सारे मैंने अभी आपको बताए। बेनिफिशियल ओनर कौन होगा, तो बेनिफिशियल ओनर वही व्यक्ति है जो अल्टीमेटली क्लाइंट को कंट्रोल कर रहा है, और क्लाइंट कौन है, जो रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो ये चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। इसके बाद अटैचमेंट अंडर पीएमएलए जो है वो क्या सिग्निफाई करती है कि अटैचमेंट का मतलब देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन द ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर पर्सन की डेफिनेशन में क्या आएगा, ओनली इंडिविजुअल्स नहीं, ओनली कंपनी नहीं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और जुडिशियल पर्संस, तो ये सब जो हैं पर्सन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके बाद क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस जो है उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, सो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस वेयर प्रोसीड्स मूव अक्रॉस इंडिया बॉर्डर्स। तो क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन मतलब कि अगर इंडिया में किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया, पैसा कमाया और उसको बाहर भेज दिया, या बाहर से इंडिया आया, तो देयर इज क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस। तो ये सारी चीजें आपने सेक्शन नंबर 2 के अंदर खास ध्यान रखना है। भी कैंडिडेट्स हमारे इन सारे वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और जो भी नेक्स्ट हमारे पास टाइम है टिल 5 जनवरी तक आप मान के चलें, तो उसमें टेस्ट सीरीज के साथ साथ हमारे ये वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए रहेंगे। जितने भी लोग हमारे इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं या फेसबुक पे सुन रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब पे जाके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस पे ये मेंबरशिप आपके लिए रहेगी। जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा तब तक के लिए आप ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे वीडियोस हमारे यहीं पे रहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो आप यूट्यूब पे A+ लॉ अकेडमी जो है उसको सर्च करें, हमारे वीडियो के एंड पे भी आपको ये हमारा मिल रहा होगा। आपके रिचार्ज से कम के प्राइस पे आपको ये मेंबरशिप मिल जाएगा। सो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जैसे ये वीडियो देख ही रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो ऑप्शन है ज्वाइन का ऑप्शन मिल रहा होगा। ज्वाइन के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको अलग अलग मेंबरशिप्स मिल रही होंगी, जिसमें आपको यूपीएससी, सीबीआई, पीपी, एपीपी कोर्स जो है उसके मेंबरशिप की तरफ जाना। 2 महीने तक अगर आप ये मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको हमारे सारे वीडियोस जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। सो इस मेंबरशिप को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा तब तक आप इसको ज्वाइन करके रख सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो के माध्यम से हमारे सुन रहे हैं, और अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी जुडिशरी की मेंबरशिप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जुडिशरी की क्लासेस जो हैं, जो स्पेसिफिक हमारी क्लासेस यूट्यूब के लिए हम लोग डालते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। तो इसी के साथ साथ यूपीएससी वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो यूपीएससी, सीबीआई, पीपी, यूपीएससी, सीबीआई, पीपी, एपीपी कोर्स जो है उसको आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सो सेक्शन नंबर 3 जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन की बात करता है। अब सेक्शन नंबर 3 के अंदर लिखा है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसकी डेफिनेशन क्या है, सो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स में आपको ये चीजें मिल रही हैं कि अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इफ ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज इन और नोइंगली असिस्ट और नोइंगली इज अ पार्टी टू और इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो कोई भी व्यक्ति जो जानबूझ के इंडल्ज हो रहा है, नोइंगली असिस्ट कर रहा है, नोइंगली ही इज अ पार्टी, या फिर वो एक्चुअली इन्वॉल्व है किसी भी ऐसी एक्टिविटी में, किसी भी ऐसे प्रोसेस से जिससे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट हो रही हैं, एंड इट इंक्लूड्स कंसीलमेंट। Yes, so as it includes concealment, possession, acquisition, use, projecting as untainted and claiming as untainted। तो ये जो टर्म्स हैं ये आपने ध्यान में रखनी है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह की ऐसे एक्टिविटी में या ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड है जिससे वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट कर रहा है, या फिर वो इंडल्ज है, अपने आप इन्वॉल्व है, या किसी तरह से असिस्टेंस दे रहा है, एंड ही इज ट्राइंग टू कंसील द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ही इज इन द पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ही इज इन एक्विजिशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और ही इज यूजिंग प्रोजेक्टिंग इट एज अनटेंटेड और क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड। वो या तो इसको ये दिखा रहा है कि नहीं, इट इज नॉट अ टेंटेड मनी। टेंटेड होता है कि
जो चीज आपने गलत काम करके कमाई है। तो अगर आप ये दिखा रहे हो कि नहीं नहीं ये कोई गलत काम करके प्रॉपर्टी नहीं कमाई गई है, यू आर प्रोजेक्टिंग इट एज अनटेंटेड, तो वहां पे जो है यार यू आर क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड, तो इसका मतलब यू आर प्रोजेक्टिंग और यू आर क्लेमिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का जो चार्ज है वो लगाया जा सकता है। और इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन जो थी जो 2019 में ऐड की गई पीएमएलए के अंदर, दैट इवन वन ऑफ द लिस्टेड एक्टिविटीज इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। आप ऊपर लिखी गई किसी भी चीज में अगर इन्वॉल्व हैं तो आपके अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज जो है वो लगाया जा सकता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मनी लॉन्ड्रिंग इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द पर्सन इज एंजॉयिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, लाइक ही इज कंसीलिंग, ही इज इन द पोजेशन, यूज एटसेट्रा। तो इसको कंटिन्यूइंग क्राइम के नाम से डिनोट जो है वो, कंटिन्यूइंग ऑफेंस के नाम से डिनोट जो है वो किया जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारा पीएमएलए के अंदर बनता है वो ये है कि पीएमएलए के अंदर पनिशमेंट क्या होगी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को लेके, अगर कोई व्यक्ति जो है उसके पोजीशन में या कंसील कर रहा है या यूज कर रहा है। तो punishment for money laundering is rigorous imprisonment which is minimum 3 years which may extend up to 7 years and it is also punishable with fine। इसके साथ साथ जो शेड्यूल्ड ऑफेंस किया है उसकी सजा तो होगी अलग से। इसके बाद अगर जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो एनडीपीएस से रिलेटेड ऑफेंस को लेके कमाई गई, जैसे कोई व्यक्ति लेट सपोज एनडीपीएस के अंदर उसने कोई काम अपराध किया, उस अपराध से पैसा कमाया, वहां से उसने फिर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट करी, तो उसके लिए अगर इस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग उसने किया है तो सजा जो है वो बढ़ के 10 साल तक की जा सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद सेक्शन नंबर 5 हमें बताता है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी को लेके। सो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को लेके जो अथॉरिटी है, ही इज डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय हिम। तो या तो जो डायरेक्टर साहब है वही अटैच, डायरेक्टर साहब ही अटैच करेंगे या फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय हिम। अब यहाँ पे कंडीशंस फॉर अटैचमेंट को लेके बहुत इंपॉर्टेंट कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर आपने बारीकी से ये कानून पढ़ लिया है, वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत इजीली ये चीजें समझ आ रही होंगी कि डायरेक्टर मस्ट हैव अ रीजन टू बिलीव एंड ही मस्ट हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग। तो चाहे वो डायरेक्टर हैं या फिर वो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे दैट अ पर्सन पोजेसेस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब आप लोग जानते हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है। सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज लाइकली टू बी कंसील्ड, ट्रांसफर्ड, डेल्ट इन अ मैनर as it may frustrate the कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स। तो अगर डायरेक्टर साहब को ये लगता है कि अगर ये चीजें, ये प्रॉपर्टीज, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अटैच नहीं की गई तो व्यक्ति जो है इसको किसी तरह से ट्रांसफर कर देगा या इससे कंसील करने की कोशिश करेगा, जिससे कॉन्फिस्केशन की प्रोसीडिंग्स को जो है नुकसान हो सकता है। इसके बाद अटैचमेंट ऑर्डर अगर एक बार पास कर दिया गया तो अटैचमेंट ऑर्डर कितने समय तक वैलिड रहेगा? इट विल रिमेन वैलिड फॉर 180 डेज। कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया है तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अदरवाइज अटैचमेंट का जो टाइम पीरियड है दैट इज 180 डेज। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अटैचमेंट जो है वो होने के लिए कुछ चीजें होना जरूरी हैं, जैसे कि पुलिस रिपोर्ट अंडर 173 सीआरपीसी होना जरूरी है, या फिर कंप्लेंट ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस ये होना जरूरी है, या फिर इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट इन फॉरेन जुरिस्डिक्शन होना जरूरी है। ये इनमें से कोई भी चीज अगर मिल गई तो ईडी जो है आपकी, जो भी व्यक्ति जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसके पास है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। सो पुलिस रिपोर्ट अगर है, 173 के अंदर चार्जशीट फाइल हो चुकी है किसी केस में, या फिर कंप्लेंट किसी शेड्यूल्ड ऑफेंस को लेके फाइल हो चुकी है, या फिर फॉरेन जुरिस्डिक्शन में कोई मैटर मिला है, तो ऐसे केसेस में ईडी जो है ईसीआईआर लॉन्च करके प्रॉपर्टीज को अटैच करने के लिए जा सकती है। और कुछ केसेस में, इमरजेंसी केसेस में अटैचमेंट जो है वो बिना चार्जशीट फाइल हुए भी कोर्ट जो है वो ईडी जो है वो कर सकती है। इसके बाद ईडी जो है इन्हें, जैसे इन्होंने प्रॉपर्टी अटैच करी तो अटैचमेंट होने के बाद, करने के बाद ईडी को एक कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा एडजुडिकेशन अथॉरिटी के पास विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। तो ये पूरा प्रोसेस है। दोबारा से एक बार समझा देता हूं। किसी भी शेड्यूल्ड ऑफेंस में अगर चार्जशीट फाइल हो चुकी है, किसी भी शेड्यूल्ड ऑफेंस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है या कंप्लेंट फाइल हो चुकी है, या किसी फॉरेन कोर्ट में इक्विवेलेंट जुरिस्डिक्शन प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास है, तो ऐसे केसेस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ईसीआईआर लॉन्च करके प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा। अटैचमेंट जो है वो 180 डेज तक मैक्सिमम रहती है। इसमें कोर्ट अगर कोई स्टे ऑर्डर लगा दे तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा पीरियड, लेकिन
दूसरी चीज कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी अटैच की गई है तो एडजुडिकेशन अथॉरिटी के पास आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी विद इन द 30 डेज पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद अगला सेक्शन नंबर 6 है जो एडजुडिकेशन अथॉरिटी के बारे में आपको बताने वाला है। तो एडजुडिकेशन अथॉरिटी का काम क्या है, उसमें कौन लोग होंगे, क्या मेंबर, कितने लोग होंगे, चेयरपर्सन या मेंबर्स की बात जो है। तो सबसे पहले आपको कॉम्पोजिशन में बता देता हूं। चेयरपर्सन होंगे एंड 2 मेंबर्स होते हैं एडजुडिकेशन अथॉरिटी में। देयर विल बी चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स, जिसमें वन कैन बी फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड एंड अदर वन इज फ्रॉम फाइनेंस, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड एटसेट्रा। इसके बाद की पॉइंट्स क्या है कि जो एडजुडिकेशन अथॉरिटी है इट इज टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 5 इयर्स का टर्म रहेगा या फिर 65 इयर्स ऑफ एज। एडजुडिकेशन अथॉरिटी कैन फॉर्म बेंचेस हेडक्वार्टर्ड मेनली इन दिल्ली। तो हमारे दिल्ली में एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है काम करती है, वहां पे अथॉरिटीज बैठती हैं। दे आर नॉट बाउंड बाय सीपीसी, रेदर दे आर जनरली गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है वो अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट कर सकती है। इसके बाद एडजुडिकेशन अथॉरिटी का जो स्टाफ है उसको लेके सेक्शन नंबर 7 है कि स्टाफ इज टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द स्टाफ विल बी सबऑर्डिनेट टू द चेयरपर्सन एंड रूल्स प्रिस्क्राइब विल बी प्रिस्क्राइब फॉर देयर सर्विस कंडीशंस। इसके बाद सेक्शन नंबर 8 एक बहुत लेंदी सेक्शन है जो एडजुडिकेशन के पूरे प्रोसेस को बताता है। तो जैसे हम लोग भी जब ईडी के अंदर जैसे हम लोगों ने काम किया है फ्रॉम द साइड ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और प्रोसिक्यूटर्स को हमने असिस्ट किया है, एसोसिएट किया है उनके साथ, तो क्या कार्रवाई होती है कि जी एडजुडिकेशन अथॉरिटी के अंदर हम लोग एक कंप्लेंट फाइल करते हैं कि जी हमने फलानी प्रॉपर्टी अटैच की है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि एडजुडिकेशन अथॉरिटी दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, ईडी और जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई उस व्यक्ति को सुनने के बाद, एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है वो या तो कंफर्मेशन करता है या अटैचमेंट को सेट असाइड कर देता है। तो इसी के लिए ये पूरा प्रोसेस है सेक्शन नंबर 8 के अंदर। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है वो 30 डेज का नोटिस देगी टू अ पर्सन हु होल्ड्स अटैच्ड, सीज्ड और फ्रोजन प्रॉपर्टी। तो जिसकी भी प्रॉपर्टी अटैच हुई है या सीज हुई है या फ्रीज की गई है उसको 30 डेज का नोटिस जाएगा। अब या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा था, या जो अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो सारे जॉइंट होल्डर्स को एक नोटिस जो है वो 30 डेज के अंदर जाएगा। इसके बाद नोटिस के अंदर डिमांड किया जाएगा कि जी आप बताइए कि व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, व्हाट आर योर एसेट्स एटसेट्रा। वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि आपने कहां से ये प्रॉपर्टी जो है वो जनरेट की। एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है वो ऑपोजिट पार्टी का जब जवाब आ जाता है तो जवाब आने के बाद दोनों पार्टीज को सुनती है। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद जो एविडेंसेस जनरली दिए जाते हैं उनको देखने के बाद एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है वो रिकॉर्ड करती है कि क्या ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी या नहीं थी। अगर एडजुडिकेशन अथॉरिटी को ये लगता है कि ये प्रॉपर्टी ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जनरेट की गई है तो एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है वो अटैचमेंट को कंफर्म कर देगा। और वो कब तक कंफर्म रहेगा? इट विल रिमेन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, दैट इज मैक्सिमम 365 डेज एक्सक्लूडिंग द स्टेज, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल बिफोर द स्पेशल कोर्ट। तो जब तक स्पेशल कोर्ट के पास क्रिमिनल केस चल रहा है तब तक जो है ये अटैचमेंट कंटिन्यू करेगा, अब क्योंकि वो कंफर्म हो चुका है। इसके बाद एक बार अगर अटैचमेंट कंफर्म हो गया तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो प्रॉपर्टी का पोजेशन हैंडओवर कर लेगी, पोजेशन जो है वो ले लेगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो पोजेशन ले लेगी। पोजेशन लेने के बाद अगर फाइनली, अब देखो एक तरफ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तरफ ये सिविल प्रोसीडिंग है कि जो अटैचमेंट हो गया अब उसको कंफर्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ क्रिमिनल केस जो मनी लॉन्ड्रिंग का सेक्शन नंबर 4 का मुकदमा है वो चल रहा है। तो अगर क्रिमिनल केस जो है वो प्रूव हो जाता है एक्यूज के अगेंस्ट कि ही हैड कमिटेड मनी लॉन्ड्रिंग, तो जो प्रॉपर्टी थी वो कॉन्फिस्केट कर दी जाएगी। सो इफ द ऑफेंस इज प्रूवन द प्रॉपर्टी विल बी कॉन्फिस्केटेड, इफ ऑफेंस इज नॉट प्रूवन प्रॉपर्टी विल बी रिलीज। इसके बाद अगर ट्रायल कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ डेथ और प्रोक्लेम्ड ऑफ इंटर एटसेट्रा, तो स्पेशल कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर सकती है कि जी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करना है या रिलीज करना है। अगर प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज कर रही है तो वो प्रॉपर क्लेमेंट्स को जो है वो हैंडओवर की जाएगी। सो कोर्ट में कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी, कोर्ट में रिस्टोर द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी टू द क्लेमेंट इफ दे एक्टेड इन गुड फेथ, दे सफर्ड लॉसेस डिस्पाइट ड्यू प्रिकॉशंस एंड हैव लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है जो कि एडजुडिकेशन अथॉरिटी से रिलेटेड हैं। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को इजीली समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत बेसिक तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये सारा सब्जेक्ट जो है इजीली गो थ्रू करवा दिया जाए। इसके बाद
इसके बाद अगले जो एमसीक्यूज यहां से बनते हैं वो मैं आपके साथ कुछ डिस्कस कर लेता हूं कि सेक्शन 3 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? प्रोजेक्टिंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एज अनटेंटेड, possession of proceeds of crime, attempting to indulge in activities connected to proceeds of crime and negligently handling proceeds of crime। तो जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये सही है। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग इज कंसीडर्ड एज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस बिकॉज एवरी एक्ट इज सेपरेट ऑफेंस, it continues as long as the proceed of crime is enjoyed, used or possessed, it continues until the charge sheet is filed, or it ends when the property is attached। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि जब तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंजॉय की जा रही है, पोजेस की जा रही है, यूज की जा रही है, तब तक ये अपराध रहेगा, कंटिन्यूइंग ऑफेंस रहेगा। मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट जो है वो सेक्शन 4 के अंदर कितनी है? अगर एनडीपीएस से रिलेटेड मैटर है तो 10 साल तक की मैक्सिमम सजा जो है वो हो सकती है। प्रोविजनल अटैचमेंट जो है सेक्शन 5 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज रिक्वायर्ड? तो रीजन टू बिलीव दैट पर्सन होल्ड्स प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, लाइकलीहुड ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बीइंग कंसील्ड और ट्रांसफर्ड, मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ चार्जशीट और रिकॉर्डिंग ऑफ द रीजंस इन राइटिंग। तो फर्स्ट, सेकंड एंड 4 जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि रीजन टू बिलीव मस्ट बी देयर कि जी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है वो व्यक्ति के पास है, लाइकलीहुड की वो ट्रांसफर या कंसील कर सकता है, चार्जशीट का फाइल होना जरूरी नहीं है, और लेकिन आपको रीजंस जरूर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। इसके बाद मेंबर ऑफ एडजुडिकेशन अथॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एडजुडिकेशन अथॉरिटी इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, अटैचमेंट कंफर्म्ड अंडर सेक्शन 8 रिमेन्स इन फोर्स until the completion of the investigation or the trial। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको जो है ध्यान में रखने हैं। इसके बाद कुछ और भी बेसिक सवाल जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस जो है उसका मतलब क्या है, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पनिशमेंट जो है उसको लेके भी मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया कि वैसे तो जनरली 7 ईयर्स है, लेकिन एनडीपीएस वाले केसेस में जो शेड्यूल्ड ऑफेंस अगर एनडीपीएस का है तो फिर 10 साल तक की सजा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए। प्रोविजनल अटैचमेंट सेक्शन 5 के अंदर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर साहब जो है वो इशू कर सकते हैं। इसके बाद मैंडेटरी विच इज मैंडेटरी फॉर इशूइंग द प्रोविजनल अटैचमेंट, इनमें से क्या चीज जो है वो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर पास करने के लिए जरूरी है? फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट अंडर 173, कंप्लीशन ऑफ ट्रायल, अप्रूवल ऑफ द स्पेशल कोर्ट एफआईआर अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इनमें से जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट अंडर सेक्शन 5 इज 90 days, 180 days, 365। The answer is 180 days। If the High Court stays attachment proceeding, the 180 days period will continue normally, stop and exclude stay duration, automatically lapse, convert into 365 days। इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी है। Complaint before adjudication authority after attachment is to be filed within, the answer is 30 days। The adjudication authority consists of chairperson plus 2 members must be there। मैक्सिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है वो 65 है। एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है दे आर नॉट बाउंड बाय सीपीसी बट दे आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। बेंच ऑफ एडजुडिकेशन अथॉरिटी ऑर्डिनरली सिट इन न्यू दिल्ली, और ये कुछ चीजें आपने ध्यान में रखनी है। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजनल अटैचमेंट, एडजुडिकेशन अथॉरिटी अटैचेस प्रॉपर्टी, नहीं ये गलत है। ओनली स्पेशल कोर्ट कैन अटैच प्रॉपर्टी, ये भी गलत है। ईडी अटैचेस प्रॉपर्टी एंड एडजुडिकेशन अथॉरिटी कंफर्म्स इट, ये बिल्कुल सही है। मिनिमम नोटिस पीरियड अंडर सेक्शन 8 टू शो इनकम एंड एसेट सोर्स टू द ऑपोजिट पार्टी, दैट इज 30 days पीरियड। आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ अटैचमेंट बाय एडजुडिकेशन अथॉरिटी, ईडी कैन इमीडिएटली टेक द पोजेशन ओवर द प्रॉपर्टी। फाइनल कॉन्फिस्केशन जो है वो कब होगा? सो स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ही फाइनल कॉन्फिस्केशन जो है वो किया जाएगा। अगला सवाल है, इफ ट्रायल cannot be conducted due to death of the accused, the special court may order confiscation or it can release। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये मैंने आपको बता दिए। Which of the following can be restored to the victim under section 8 clause 8? So any confiscated property can be restored to the victims। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपका बनता है कि ED can take possession after registration of ECIR, नहीं। filing of the complaint, नहीं। confirmation of attachment under section 8 subsection 3, yes it is right। वो उसके बाद अपनी जो confiscation है possession जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद लास्ट सवाल यहाँ पे इस एरिया में बनता है कि सेक्शन 3 कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस? कंसीलमेंट, एक्विजिशन, यूज, प्रोजेक्शन एज अनटेंटेड, क्लेमिंग एज अनटेंटेड। सो इसमें सारी ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसके बाद अगला जो सेक्शन हमारे लिए रहेगा, चलिए इसके बाद कोशिश करते हैं आज और कुछ सेक्शंस कर लेते हैं, तो सेक्शन नंबर 15 तक इसको आज कंप्लीट करेंगे। सेक्शन नंबर 9 में हम आगे कि वेस्टिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक बार जैसे प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली, उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई है? सो व्हेन द प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन ऑर्डर इज पास्ड अंडर सेक्शन 8, देन ऑल द राइट्स एंड टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी वेस्ट एब्सोल्युटली टू द
सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपने चीज ध्यान में रखनी है कि एक बार प्रॉपर्टी अगर कॉन्फिस्केट कर दी गई तो उसके बाद सारे के सारे राइट्स जो हैं, टाइटल जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। द वेस्टिंग इज फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेज, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी अगर लोन एटसेट्रा है वो माना जाएगा कि इट इज फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेज। स्पेशल कोर्ट और एडजुडिकेशन अथॉरिटी में डिक्लेयर इनकम्बरेंसेज और लीज होल्ड इंटरेस्ट टू बी वॉइड इफ इट इज क्रिएटेड टू डिफीट द पीएमएलए प्रोविजंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पीएमएलए के प्रावधानों को वॉयलेट करने के लिए कोई इनकम्बरेंस क्रिएट की गई थी तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है कि ये इनकम्बरेंस जो है, ये जो प्रॉपर्टी लोन एटसेट्रा पे रखी गई है, किसी को प्लेज की गई है, मॉर्गेज की गई है, तो ये सारी चीजें वॉइड मानी जाएंगी। और कौन ऑर्डर दे सकता है? स्पेशल कोर्ट या फिर आपका एडजुडिकेशन अथॉरिटी। इसके बाद सच वॉइडिंग डज नॉट डिस्चार्ज अ पर्सन फ्रॉम लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स में स्टिल सू फॉर द डैमेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक व्यक्ति ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट करी, उस प्रोसीड ऑफ क्राइम से उस व्यक्ति ने लेट सपोज कोई प्रॉपर्टी जनरेट करी, उस प्रॉपर्टी पे लोन ले लिया। अब वो प्रॉपर्टी क्योंकि प्रोसीड ऑफ क्राइम से जनरेट हुई है तो ईडी ने उस प्रॉपर्टी को अटैच किया, एडजुडिकेशन अथॉरिटी ने कंफर्मेशन कर दिया और मान लीजिए कल को प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई तो वो प्रॉपर्टी माना जाएगा इट इज फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेज। तो वो तो प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेज है और कोई भी जो इनकम्बरेंस था उस प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन क्रेडिटर्स के पास अभी भी राइट है कि वो कंसर्न व्यक्ति से अपनी रिकवरी जो है वो इनिशिएट करवा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। सेक्शन नंबर 10, मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट कर दी गई उसका मैनेजमेंट कैसे होगा? उसके लिए सेक्शन नंबर 10 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे के लेवल का कोई भी व्यक्ति जो है वो अपॉइंट नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटर विल रिसीव एंड मैनेज द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटर विल टेक स्टेप टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी एज डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर की बात आ गई। इसके बाद सेक्शन नंबर 11 पावर्स ऑफ एडजुडिकेशन अथॉरिटी की बात करता है, सिविल कोर्ट्स की पावर्स की बात करता है। अब यहां पे जब जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया तो एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है इट इज नॉट बाउंड बाय सीपीसी, लेकिन नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे वो बाध्य हमेशा रहेंगे। अब यहां से एक सवाल उठा कि ये काम करती कैसे है एडजुडिकेशन अथॉरिटी। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि जो भी सिविल कोर्ट के पास सीपीसी के अंदर पावर्स हैं वैसी ही पावर्स एडजुडिकेशन अथॉरिटी में जो मेंबर्स बैठते हैं उनके पास भी होती है। सो दैट इज डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। इसके बाद आपका इन्फोर्सिंग अटेंडेंस, एग्जामिनेशन ऑन ओथ, कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी पावर्स जो हैं एडजुडिकेशन अथॉरिटी के पास रहेंगी कि वो किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑन ओथ करवा सकते हैं, कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, एविडेंस एफिडेविट पे ले सकते हैं, कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। तो जैसे हमारे ऑर्डर 18 में सीपीसी के अंदर जो भी पावर्स है वो यहाँ पे एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है। इसके बाद द पर्सन समन्ड मस्ट अटेंड इन पर्सन और थ्रू द ऑथराइज्ड एजेंट। तो बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो पीएमएलए के केसेस देखते हैं तो उनके अपीयरेंस के बेसिस पे भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हो सकता है। दे हैव टू स्टेट द ट्रुथ, प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो भी व्यक्ति जिसको समन आया है उसको बुला सकते हैं और वो खुद भी आ सकता है या अपने वकील साहब को कोर्ट में भेज सकता है। इसके बाद जो भी प्रोसीडिंग्स एडजुडिकेशन अथॉरिटी के अंदर हो रही है इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। इसका मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति फॉल्स एविडेंस दे रहा है तो उसके ऊपर पर्जरी का जो चार्ज है वो लगाया जा सकता है, या अगर वो पब्लिक सर्वेंट को वहां पे इंसल्ट करता है तो सेक्शन नंबर 228 आईपीसी जो है उसका चार्ज भी लगाया जा सकता है। इसके बाद सेक्शन नंबर 11 कैपिटल ए जो वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटीज की बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, रिपोर्टिंग एंटिटीज कौन है? बैंक, इंटरमीडिएरीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी है ना, वो सारे। तो उन लोगों को रिपोर्टिंग एंटिटीज की एक ड्यूटी है कि आप वेरिफिकेशन करेंगे आइडेंटिटीज का। कैसे करेंगे उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये अमेंडमेंट्स के थ्रू ये प्रोविजंस ऐड हुए हैं। तो रिपोर्टिंग आइडेंटिटी मस्ट वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट ऑब्लिक बेनिफिशियल ओनर। तो बैंक्स बताएंगे या बाकी जो इंस्टीट्यूशंस लिखे थे डेफिनेशन में वो बताएंगे कि जी क्लाइंट कौन है और बेनिफिशियल ओनर कौन है। कैसे वेरिफिकेशन करेंगे? आधार से कर सकते हैं, आधार ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, पासपोर्ट से कर सकते हैं, या अदर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके बेसिस पे रिपोर्टिंग एंटिटीज जो हैं वो वेरीफाई करेंगी आइडेंटिटी क्लाइंट की और या बेनिफिशियल ओनर जो भी है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट मुकदमा दर्ज हुआ क्या उसी व्यक्ति ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट किए हैं या नहीं, कोई और व्यक्ति तो नहीं है, बैंक में खाता किसका है, इन सारी चीजों को लेकर रिपोर्टिंग एंटिटीज का काम है कि वो आइडेंटिटी को वेरीफाई करे। इसका जो सेक्शन नंबर 11 कैपिटल है उसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं क्योंकि वेरिफिकेशन को लेके बातचीत है। तो इसमें कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं। देखो, अगर तो बैंकिंग कंपनी
से वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो क्योंकि बैंक्स के पास आपके आधार कार्ड और वो सारी चीजें होती हैं, तो वहां से एक वेरिफिकेशन बहुत इजीली हो सकता है। लेकिन अगर कभी भी वेरिफिकेशन जो है वो किसी दूसरी रिपोर्टिंग आइडेंटिटी के थ्रू करवाया जा रहा है, जैसे एनबीएफसीज या कोई चिट फंड एक्सेट्रा, उसके थ्रू करवाया जा रहा है, हमारी जो ऐसी अथॉरिटी है जो हमारे आधार कार्ड को रेगुलेट करती है, तो उस अथॉरिटी के कंसल्टेशन के बाद ही आप जो है ये आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको सेक्शन नंबर 11 कैपिटल ए के अंदर मिलती हैं कि जी रिपोर्टिंग आइडेंटिटीज जो है वो वेरिफिकेशन कैसे करेंगी। तो ये जनरल बातचीत मैंने आपको बताई कि कैसे कैसे वेरिफिकेशन हो सकता है, आधार से हो सकता है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन से हो सकता है, पासपोर्ट से हो सकता है, या फिर अदर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट से जो है वो किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें और हैं कि जैसे आधार से वेरिफिकेशन होगा तो बायोमेट्रिक का यूज किया जा सकता है। अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को कर रही है तो सारी चीजें ओके हैं। लेकिन अगर कोई दूसरी रिपोर्टिंग एंटिटी के थ्रू हम इस वेरिफिकेशन को करवा रहे हैं तो वहां पे जरूरत पड़ सकती है कि जो हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो हमारे आधार कार्ड को रेगुलेट करती है, उसका कंसल्टेशन जो है वो पहले लिया जाए, उसके बाद ही आगे वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आधार कार्ड का जो यूज है वो किया जा सकता है। और कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो है वो किसी भी व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स और बाकी चीजों को स्टोर करके नहीं रख पाएगी। तो ये कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जो सेक्शन नंबर 11 कैपिटल ए के अंदर आपको मिलते हैं। सेक्शन नंबर 12 के अंदर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बाय रिपोर्टिंग एंटिटी, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बाय रिपोर्टिंग एंटिटी की बात है, जिसमें रिपोर्टिंग एंटिटी को क्या करना है, रिपोर्टिंग एंटिटी को सारी की सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करके रखना है। दे हैव टू फर्निश द इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्टर। इसके बाद आपका दे हैव टू मेंटेन आइडेंटिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट फाइल्स एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंसेस। तो ये रिपोर्टिंग एंटिटी का काम है, बैंक या जो भी एनबीएफसी या जो भी बाकी एंटिटीज हैं उनका काम है, क्योंकि एक व्यक्ति के अगेंस्ट केस दर्ज हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज अटैच होनी है। रिपोर्टिंग एंटिटी का काम है कि जो भी उसके अकाउंट्स की डिटेल्स है वो सारी जो है उसका प्रॉपर अकाउंट मेंटेन किया जाए, रिकॉर्ड बनाया जाए, इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टर साहब को दी जाए, और उसके साथ आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट, अकाउंट की फाइल, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी हैं, जो बैंक के साथ उसका कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है, वो सारों का रिकॉर्ड बना के रखे। ऑल सच इंफॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड जो है वो रखना पड़ेगा। क्लाइंट आइडेंटिटी अकाउंट रिकॉर्ड 5 years आफ्टर द एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप और द क्लोजर ऑफ अकाउंट। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपना अकाउंट क्लोज भी कर दिया तो उसके भी 5 साल के बाद तक आपको जो है क्लाइंट की आइडेंटिटी और उसके रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। इसके बाद सेक्शन नंबर 12 कैपिटल ए, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। इसमें द डायरेक्टर में कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिपोर्टिंग एंटिटीज। तो डायरेक्टर जो है हमारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, वो बैंक से या रिपोर्टिंग एंटिटीज जो भी हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं। रिपोर्टिंग एंटिटीज मस्ट फर्निश इंफॉर्मेशन इन द मैनर स्पेसिफाइड। तो जो भी तरीका बताया गया उस तरीके से उनको जो रिपोर्टिंग एंटिटीज है उनको इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टर को फॉरवर्ड करना है। इंफॉर्मेशन फर्निश मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद सेक्शन नंबर 12 कैपिटल ए, कैपिटल डबल ए, सो इनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस, ईडीडी जिसको हम कहते हैं, इनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जी कोई भी ट्रांजैक्शंस जो हैं, ट्रांजैक्शंस जो अगर हो रही हैं, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस जो हैं, तो रिपोर्टिंग एंटिटीज को आइडेंटिटी सबसे पहले वेरीफाई करनी है थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन या फिर अदर मोड जो जैसे पासपोर्ट एक्सेट्रा मैंने भी आपको बताया। दे हैव टू एग्जामिन द ओनरशिप एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पर्सन। दे हैव टू रिकॉर्ड द पर्पस एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो कोई भी अगर ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको ड्यू डिलीजेंटली देखना जरूरी है तो उस सिनेरियो में स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन जो है रिपोर्टिंग एंटिटी को जरूर ध्यान में रखनी है और सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद ही आप आगे ट्रांजैक्शन करेंगे। इफ क्लाइंट फेल्स टू फुलफिल द If the client fails to fulfill the enhanced due diligence, तो ऐसे सिनेरियो में ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं कंडक्ट किया जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगता है तो उसकी मॉनिटरिंग डेफिनेटली की जाएगी और 5 सालों तक जो है इसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना जरूरी है। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे कैश विड्रॉल, डिपॉजिट्स बियॉन्ड लिमिट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, हाई वैल्यू इंपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस एंड एनी हाई रिस्क ट्रांजैक्शन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, ज्यादा लिमिट का विड्रॉल हुआ, डिपॉजिट हुआ, फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, हाई वैल्यू इंपोर्ट या रेमिटेंसेज है या हाई रिस्क ट्रांजैक्शन, तो है ऐसे केसेस में इसको ईडीडी के अंदर कवर किया गया, इनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस, जिसका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाएगा। ओनर दे विल एग्जामिन द ओनरशिप, फाइनेंशियल पोजीशन, और अगर वो ये ईडीडी की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाया तो ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं करवाई जाएगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 13
दैट इज पावर्स ऑफ द डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्टर के पास क्या पावर है फाइन इंपोज करने की। तो लिखा है द डायरेक्टर मे कंडक्ट इंक्वायरी सुओ मोटो ऑन एप्लीकेशन, they may audit for, or they may order the audit of reporting entity records by impaneled accountant, cost borne by the गवर्नमेंट। तो अगर कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी सही से कार्रवाई नहीं कर रही है तो डायरेक्टर के पास पावर है कि वो ऑडिट करवा सकते हैं जिसका खर्चा सरकार उठाएगी। एंड इफ रिपोर्टिंग एंटिटी फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस, अगर रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो कंप्लायंस नहीं कर रही है, ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू, तो डायरेक्टर जो है उनको वार्निंग दे सकते हैं, उनको डायरेक्शंस दे सकते हैं, दे कैन ऑर्डर पीरियोडिक रिपोर्ट्स, और उनके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी भी इंपोज की जा सकती है जो 10,000 से लेके 1 लाख रुपए पर फेलियर ऑफ द ऑब्लिगेशन को लेके जो वो इंपोज की जा सकती है। एंड इट कैन बी इंपोज्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड ऑर्डर इज टू बी फॉरवर्डेड टू द ऑल द कंसर्न पार्टीज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी बैंक्स या जितने भी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं जिनका ये काम है, दायित्व है कि आप ये चीजें रिपोर्ट करेंगे अथॉरिटीज को, अगर वो फेल हो जाते हैं, वो चीजें नहीं करते, ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करते, तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है और डायरेक्टर जो है वार्निंग दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या उनको पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोल सकते हैं। इसके बाद देखो होता क्या है कि क्योंकि आपने जो बैंक में अपने डॉक्यूमेंट्स या ट्रांजैक्शंस दिए हैं तो वो बेसिकली रिक्वायर्ड है। अब कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी ने अगर वो सारी चीजें गवर्नमेंट को या ईडी को दिया है तो उसके लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए लिखा है रिपोर्टिंग एंटिटी इट्स डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग फॉर फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी ऑफ द पीएमएलए। तो अगर कोई भी वो जानकारी अथॉरिटीज को दे रहे हैं तो उसके लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर वो ऑब्लिगेशंस को वायलेट करते हैं देन डेफिनेटली दे आर अंडर द ट्रबल। और इसके बाद जो लास्ट सेक्शन हमारे आज के सेशन के लिए है वो है इसका सेक्शन नंबर 15, दैट इज प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन। तो आप कैसे इंफॉर्मेशन फर्निश करोगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई विल प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड, फर्निशिंग इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई के साथ कंसल्ट करके पूरे रूल्स बनाएगा कि जी कैसे रिपोर्टिंग आइडेंटिटीज जो है उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है और क्लाइंट या बेनिफिशियरीज की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। सो आज के इस सेशन में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 15 तक के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ एमसीक्यूज कर लिए जाएं। जैसे अंडर सेक्शन 9 व्हेन प्रॉपर्टी इज कॉन्फिस्केटेड इट वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट विद ऑल एग्जिस्टिंग मॉर्गेज विद ऑल इनकम्बरेंसेज फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेज और ओनली आफ्टर द ट्रायल इज कंप्लीटेड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेज। अगला सवाल, अंडर द फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 9 ऑल इनकम्बरेंस ऑन अटैच्ड प्रॉपर्टी कैन बी डिक्लेयर्ड void if it was created before the offense occurred, it was created in good faith, it was created to defeat the provisions of PMLA, it was created by the bank। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, it was created to defeat the provisions of PMLA। अगला सवाल, who can declare encumbrances or leasehold void under section 9? तो ये स्पेशल कोर्ट और द एडजुडिकेशन अथॉरिटी है, उनके पास ये पावर है कि वो ऐसे इनकम्बरेंस को void डिक्लेयर करवा सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 द डिक्लेरेशन ऑफ इनकम्बरेंस एज void इट विल नॉट डिस्चार्ज अ पर्सन फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टुवर्ड्स द क्रेडिटर, और क्रेडिटर जो है वो अलग से कोई केस करना चाहे कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 10 द एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट बी एटलीस्ट ऑफ द रैंक ऑफ, किस रैंक का व्यक्ति जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा? ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर अंडर सेक्शन 10 इंक्लूड्स conducting ED investigation, receiving and managing confiscated property, passing attachment order, filing prosecution। तो option B is the right answer, receiving and managing confiscated property। Administrator can dispose of confiscated property as per the directions of the central government। option number B is the right answer। इसके बाद अगला सवाल आपका है section 11 adjudication authority has the powers equivalent to civil court under the CPC। Next one is proceeding under section 11 are deemed to be the judicial proceeding for the purpose of false evidence, insulting the public servant, 195 CRPC। The right answer is option number B, that is 1 and 2। And the next question is section number 11 capital A states identity verification is mandatory for clients by reporting entities। If Aadhaar authentication is used, the reporting entity must store the Aadhaar number, store core biometrics, not to store Aadhaar and core biometrics, inform UIDAI। तो राइट आंसर इसका not to store Aadhaar और core biometrics। इसके बाद अगला सवाल है as per section 11A subsection 3 use of Aadhaar and other identity methods, verification methods by the client is
मैंडेटरी, ऑप्शनल एंड वॉलेंट्री, मैंडेटरी फॉर ओनली फॉर बैंक्स, मैंडेटरी फॉर फॉरेन क्लाइंट्स। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शनल एज वेल एज वॉलेंट्री। किसी भी तरीके से वो अगर अपनी वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं दे कैन गो फॉर इट। अगला सवाल रहेगा सेक्शन नंबर 12 को लेके, अंडर सेक्शन 12(1)(a) रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस मस्ट बी केप्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स, दैट इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये भी हमने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट वन इज अंडर सेक्शन 12(1)(e) आइडेंटिटी एंड अकाउंट रिकॉर्ड्स मस्ट बी केप्ट फॉर 5 years आफ्टर द बिजनेस रिलेशनशिप एंड्स। तो बैंक के साथ अगर आपका रिलेशन खत्म भी हो गया, या एनबीएफसी या जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, बैंक का अकाउंट क्लोज कर दिया, तो भी 5 साल तक उनको रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना होता है। अंडर 12(a) इनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस, रिपोर्टिंग एंटिटी मस्ट नॉट अलाउ द स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो अलाउड नहीं होनी चाहिए? क्लाइंट इज नॉट Aadhaar holder, client fails to meet EDD conditions, client transactions value is small, client is a foreign national. तो option B is the right answer. Next question is, and the last question for today, under section 13(2) monetary penalty on reporting entity or employee for each failure, 10,000 से लेके 1 लाख तक का जो फाइन है वो डायरेक्टर इंपोज कर सकते हैं। सो आज के सेशन में हम लोगों ने पीएमएलए के 15 सेक्शंस जो है वो कवर कर लिए हैं। कल हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 ऑनवर्ड, सेक्शन नंबर 16 ऑनवर्ड जो है वो शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा पीएमएलए हम लोग 3 से 4 सेशंस में वाइंड अप कर देंगे। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट केस लॉज की भी डिस्कशन होगी। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और अगर आपको आगे भी ऐसे सेशंस चाहिए तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। कैसे ज्वाइन करना है दैट आई हैड टोल्ड यू। और इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।